हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियंका, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका, और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हमारे हिंदी साहित्य एवं हिंदी व्याकरण से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो जल्दी से आप सभी लाइव आ जाइए। साथ ही साथ इस लाइव सेशन की लिंक को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आपको हिंदी व्याकरण या फिर हिंदी साहित्य में कौन सा टॉपिक पढ़ना है। शीघ्रता के साथ सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाइए। गुड आफ्टरनून टू ऑल। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सभी स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी, बताइए। जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए। याद रखिए ये क्लास जो है इसमें आपका एस्टेट का भी एग्जाम कवर होगा, हम व्याकरण भी पढ़ेंगे। 6 to 8 का भी एग्जाम कवर होगा, हम व्याकरण पढ़ने वाले हैं। सिविल कोड का भी होगा और साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई के आपका टीजीटी का भी एग्जाम, ठीक है। तो क्योंकि इन सभी एग्जाम्स में व्याकरण से प्रश्न आते ही आते हैं, तो हम हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग आ जाइए, जुड़ जाइए और जल्दी से दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, रचनाएं भी कराई जाएंगी, ठीक है। याद रखिए ये क्लास है हमारी 2 घंटे की। 2 घंटे में हम लगभग 100 प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए तो आरंभ कर देते हैं हम हमारी क्लास। तो अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। आप देख सकते हो ऐप में बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक स्टूडेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे फीचर्स। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं हमारे बैच के रिगार्डिंग। तो हम सभी जानते हैं कि बीपीएससी ने बहुत ही कम समय में हमारी परीक्षाएं जो हैं आयोजित करी हैं। हमारी जो परीक्षा है वो है 7 से 17 मार्च के मध्य। अब इतने कम समय में हमें सारा सिलेबस पढ़ना है और डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चंस आएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में तो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हमें अपनी मूल थ्योरी जो है वो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, मतलब परिभाषाएं पता होना चाहिए, उदाहरण पता होना चाहिए। तो ये सब तैयारी जो होती है वो हमारे एप्लीकेशन पर होती है, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर। तो जो स्टूडेंट जो डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे वस्तुनिष्ठ पढ़ना चाहते हैं, तो वो हमारा बैच को खरीद सकते हैं। बैच है आपका अयाची नाम से, ठीक है, जिसकी फीस है आपकी 2299 रुपए। तो अब 2299 रुपए में आपको क्या क्या मिलेगा? तो आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी, हर एक टॉपिक की, हर एक सब्जेक्ट की। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। देन आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट भी करवाए जाएंगे आपकी क्लास में। मान लो कोई टॉपिक है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ भक्ति काल, तो पहले आपको भक्ति काल के बारे में पूरा बताया जाएगा और फिर उसके आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है। और इस आपको आपके 80 नंबर के साथ साथ आपका 40 नंबर की भी क्लासेस मिलेंगी, जो कि स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट होता है, वो 40 नंबर जिसमें जीके, जीएस, रीजनिंग, करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो ये सभी क्लासेस जो हैं वो आपको मिलेंगी मात्र 2299 रुपये में, जिसमें आपको एस्टेट की क्लास रहेगी, ठीक है। आपका 6 to 8 की क्लासेस रहेंगी, 9, 10 की क्लासेस रहेंगी, इसी में आपकी 11, 12 की क्लासेस रहेंगी। आपको कोई भी क्लास अलग अलग से नहीं खरीदना है, बार बार नहीं खरीदना है, ये एक पैक खरीद लेना है। इसी में आपको 3.0, इसी में आपको 4.0, इसी में आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। और जो क्लासेस है वो हमारी 20 फरवरी से शुरू हो रही है, यानी मंगलवार से। हमारे पास बहुत कम समय है, बहुत सारा हमें पढ़ना है, तो आप आज बैच परचेस कर लेना, जिससे आपकी डे 1 से ही क्लासेस चलना शुरू हो जाए। चलिए आ जाते हैं अब हम हमारे प्रश्न पर। तो हमारा प्रश्न, पहला प्रश्न मैं कोशिश करती हूं आसान प्रश्न रखूं, ठीक है। तो प्रश्न है, ब्रज भाषा किस भाषा के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बताइए। ब्रज भाषा, आप जानते हैं कि ब्रज भाषा हमारी काव्य भाषा के रूप में जानी जाती है।
भक्ति काल में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ, रीति काल में हुआ है, आधुनिक काल में भी जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है हमारी रचनाओं में। अब जो ब्रज भाषा है वो आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। पश्चिमी हिंदी जो है वो सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है, याद रखना, सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है और राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आइए। तो हमारा यहां से अगला प्रश्न पूछा गया है, गौर करना, मगही किस भाषा की बोली है? ठीक है, मगही किस भाषा के अंतर्गत आती है? क्या वो पश्चिमी हिंदी है, क्या वो पूर्वी हिंदी है, क्या वो बिहारी हिंदी है, क्या वो राजस्थानी हिंदी है? तो इस प्रश्न का जवाब बिहार के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, यूपी बिहार के, वो सभी आसानी से दे पाएंगे, क्योंकि जो मगही है वो बिहार में बोली जाती है। पटना, अगर आप लोग कोई पटना से हो तो मगही का क्षेत्र पटना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बिहारी हिंदी। अब बिहारी हिंदी कौन कौन सी है? एक तो है मगही, दूसरा है आपका मैथिली, ठीक है, तीसरा है आपका भोजपुरी, तीसरा है आपका भोजपुरी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहां से बिहारी हिंदी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आइए। तो हमारा प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, सौरसैनी, ब्राह्मण या फिर अर्धमागधी? बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब? सभी को जवाब देना है। अगर हम यहां पर देखेंगे कि मागधी जो है उससे बिहारी हिंदी का विकास हुआ है, ठीक है, सौरसैनी से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है, ब्राह्मण से, इसको चेंज कर दो, इसको चेंज कर दो, टूटा है, ठीक है, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी विकसित हुई है, ठीक है, पूर्वी हिंदी, ब्राह्मण से आपकी सिंधी भाषा का विकास हुआ है। उसके बाद यहां पर सौरसैनी देखेंगे तो ये है आपकी पश्चिमी हिंदी, मागधी से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है, और ये जो खड़ी बोली है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सौरसैनी अपभ्रंश। खड़ी बोली है जिसको हम कौरवी कहते हैं, ठीक है, खड़ी बोली को हम कौरवी के नाम से जानते हैं। कौरवी जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है और पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है सौरसैनी अपभ्रंश से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी। फिर अगले प्रश्न पर आइएगा। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? जितने भी स्टूडेंट हैं हर एक शब्द को आप लोग संधि विच्छेद करके देखिए और बताइए कि किस शब्द में आपकी स्वर संधि है। नमस्कार, जगदीश, दुर्लभ या फिर भानुदय। तो यहां अगर हम देखेंगे तो नमस्कार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नमः धनकार। क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद? नमः धनकार। जगत धन ईश हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, ठीक है। फिर यहां पर देखेंगे तो दुर्लभ का क्या हो जाएगा? दोह धन लभ। या अगर यहां पर देखेंगे तो गौर करना, भानु धन उदय, भानु धन उदय है यहां पर, तो यहां से छोटा ऊ है, यहां से छोटा ऊ है। जब लघु अक्षर मिलते हैं तो दीर्घ अक्षर बनता है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी। नमस्कार में है विसर्ग संधि, दुर्लभ में विसर्ग संधि है और जगदीश में हो जाएगी व्यंजन संधि। राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। तो तेरी बरछीने है खलन के, गौर से सुनना, तेरी बरछीने है खलन के, इसमें आपको अलंकार बताना है। अलंकार जो काव्य की सुंदरता का साधन होते हैं, काव्य की सौंदर्य वृद्धि के जो कारक होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अलंकार। अब हर एक अलंकार की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। तो अनुप्रास अलंकार जहां पर वर्णों की आवृत्ति हो, उपमा अलंकार जहां पर तुलना हो, यमक अलंकार जहां पर शब्दों की आवृत्ति होती है, रूपक अलंकार जहां उपमेय और उपमान में अभेद दर्शाया जाता है। अब गौर से आप लोग इस प्रश्न को देखेंगे तो तेरी बरछीने हैं, तेरी बरछी ने बरछीने है, ध्यान से इसके अर्थ को समझो। तेरी बरछी, बरछी मतलब होता है तलवार,
ठीक है। बर्छी का तात्पर्य यहाँ पर तलवार और बरछीने है, यहाँ पर बरछी मतलब हो जाएगा योद्धा। तो कविता में क्या है, यहाँ पर बताया है कि तुम्हारी तलवार ने बहुत सारे योद्धाओं को हमसे छीना है, हमसे दूर किया है। शब्दों की आवृत्ति है किंतु अर्थ भिन्न भिन्न है, तो यहां पर हो जाएगा यमक अलंकार। विकल्प बी इज द राइट आंसर। यमक की परिभाषा कहती है जहां पर शब्दों की आवृत्ति हो किंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो, यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे आइए। तो प्रश्न है आप लोगों का, निम्नलिखित शब्दों में से आपको स्वर संधि बतानी है। याद रखो स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है, स्वर से स्वर का मेल। स्वर संधि के हमने 5 भेद पढ़े हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि, यण और अयादि। हर एक की आपको परिभाषा कंठस्थ याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे तपोगुण, तो ये आ जाएगा तपह धन गुण। ठीक है, फिर यहां पे देखेंगे तो दीप धन उत्सव, दीप धन उत्सव। ठीक है, इसका संधि विच्छेद करोगे तो अतः धन एव, फिर क्या है सत धन जन। नो डाउट कोई भी बता देगा, कोई भी स्टूडेंट बता देगा कि यहाँ पर दीप धन उत्सव में आ के बाद ऊ आ रहा है और ओ बन रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा गुण स्वर संधि का उदाहरण। विकल्प बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ज्योति चौहान, मैंने कितनी बार कहा है कि अपने पास पेन कॉपी लेके बैठो, जब भी कोई संधि विच्छेद आ रहा है तुरंत कॉपी में संधि विच्छेद करो, वहां पे नियम अप्लाई करो। हो ही नहीं सकता आपका आंसर गलत हो जाए। अगर आपको संधि के सारे नियम याद हैं, अगर आपसे संधि विच्छेद करना आता है, तो संधि के क्वेश्चन कभी आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गौर करना, रीति काल को रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त काव्य धारा में किसने बांटा हुआ है। हम सभी जानते हैं रीति काल की जो समय सीमा है वो है आपकी 1700 से 1900 ईस्वी। ठीक है, ये है हमारे रीति काल की समय सीमा। रीति काल को हम उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं। ठीक है, रीति काल को हम उत्तर मध्यकाल के नाम से जानते हैं। रीति काल की 3 धाराएं थी, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि केशवदास, मतीराम, चिंतामणि। रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि बिहारी एकमात्र कवि हुआ करते थे रीति सिद्ध काव्य धारा की। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि घनानंद, बोधा, आलम और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को 3 धाराओं में बांटा हुआ था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत गलत आंसर दिए हैं, तो सब लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को 3 भागों में बांटा है। रीति काल को हम अलंकृत काल के नाम से जानते हैं, रीति काल को हम कला काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आइए। तो हमारा प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ब्रज भाषा जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, मथुरा के क्षेत्रों में बोली जाती है। ब्रज जहां पर श्री कृष्ण का निवास हुआ करता था, और जो ब्रज भाषा है वो सर्वाधिक काव्य भाषा के रूप में प्रचलित है। राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, ब्रज भाषा काव्य भाषा के रूप में प्रचलित है। वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। तो प्रश्न है, किस कवि के दोहों को शुक्ल ने हिंदी साहित्य का रत्न कहा है। ऐसे कौन से कवि हैं जिनके दोहों ने, राइट आंसर बताना यहां पर। चलिए हम सबके दोहों पे बात कर लेते हैं। तो कबीर की रचना क्या है, बीजक है, नो डाउट सबको पता है। इनकी रचना है भाव विलास, भवानी विलास, सभी पढ़ते आए हैं। तुलसीदास कवितावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, और बिहारी कवि की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। ठीक है, बिहारी कवि की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, जिसमें कुल 713 पद संकलित थे, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
हिंदी के साहित्य का रत्न कहा है कवि बिहारी की रचनाओं को? तो विकल्प ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बिहारी। स्क्रीनशॉट लो इसका सभी स्टूडेंट जो हैं, जो भी आप नए नए प्रश्नों को देख रहे हैं उन सभी का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। अगले प्रश्न पर आओ। तो हमारा प्रश्न है, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? इस रचना के लिए लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब? 2003 वर्ष में, ठीक है। वर्ष 2003 में कितने पाकिस्तान नामक रचना के लिए कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, कमलेश्वर, ठीक है। चलिए, वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, यदि आपने विवाह का निमंत्रण दिया होता तब मैं अवश्य आता, अर्थ के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य है? संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक या फिर आज्ञावाचक? आप पढ़ोगे वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य को 3 वर्गों में बांटा गया है, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और क्रिया के आधार पर, ठीक है। रचना के आधार पर 3 भेद, सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य इंपॉर्टेंट है। फिर अर्थ के आधार पर, क्रिया के आधार पर जो वाक्य उन्हें हम वाच्य कहते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यहां पर अगर हम देखेंगे तो संदेहवाचक वाक्य जिस वाक्य में संदेह का बोध होता है, इच्छावाचक वाक्य जहां पर इच्छा का बोध हो, आज्ञावाचक वाक्य जहां पर आज्ञा का बोध हो। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, तो वो कहलाता है आपका संकेतवाचक वाक्य। जैसे आप पढ़ते हो हेतु मद भूतकाल, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करे, वैसे ही यहां पर आंसर है संकेतवाचक वाक्य। विकल्प बी इज द राइट आंसर। चलिए, वेरी गुड। अगले प्रश्न पर आइए। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक जैसा होता है? सभी गौर से देखेंगे तो प्रश्न है, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? बताइए। आप यहां पर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा कुंडलिया छंद। कुंडलिया छंद जो है वो है एक विषम मात्रिक छंद, ठीक है। विषम मात्रिक छंद है कुंडलिया छंद। अगर आप देखेंगे तो ये छंद दोहा और रोला से मिलकर बना होता है। अब यहां पर गौर करो तो कुंडलिया छंद का प्रथम व अंतिम शब्द हमेशा एक जैसा होता है, ठीक है। अगर आप यहां पर पढ़ेंगे रोला छंद, ठीक है, तो इसके प्रत्येक इसमें ये सममात्रिक है, 24 मात्राएं होती हैं। दोहा में होती हैं 13 11 मात्राएं, सोठा में 11 और 13 मात्राएं होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर कुंडलिया छंद, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी बोली और भाषा है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? बताइए, सभी को जवाब देना है, जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है, तो यहां पर अगर हम गौर करेंगे तो जो तेलुगु है वो हिंदी के अंतर्गत नहीं आएगी। बाकी सारी भाषाएं, बांगरू हरियाणवी भाषा है, अवधी भाषा, ये आएगी आपकी पूर्वी हिंदी और ये आएगी आपकी पश्चिमी हिंदी। चलिए, और तेलुगु भाषा है वो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से जलद में कौन सा समास है? जलद जो शब्द है PYQ है, पूछा जा चुका है जलद शब्द में समास। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, जैसे आप लोगों को बताया था, ऐसा शब्द जिससे कोई विशेष अर्थ निकले,
ठीक है। तत्पुरुष में क्या होता है, कारक चिन्ह का लोप, कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य होता है, द्विगु में संख्या होती है। बहुब्रीहि समास क्या होता है, जहां से कोई विशेष अर्थ निकले, और जलद मतलब होता है कमल। ठीक है, जलद मतलब होता है कमल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट में आपको अलंकार बताना है। यमक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, रूपक, हर एक अलंकार की परिभाषा आप लोगों को कंठस्थ याद होनी चाहिए। अगर आप यहां से देखेंगे तो यमक अलंकार अभी अभी पढ़ा है। ठीक है, यमक अलंकार अभी अभी पढ़ा है, क्या हो जाएगा, शब्दों की आवृत्ति हो। उत्प्रेक्षा में कवि तुलना के साथ साथ कल्पना भी करते हैं। ठीक है, सनी सिंह, बीओ के लिए भी आप इस क्लास को देखिए, बीओ के लिए भी आप इस क्लास को देखिए। ठीक है, श्लेष अलंकार में क्या होता है, श्लेष अलंकार एक शब्द से अनेक शब्दों की आवृत्ति। यहां अगर हम देखेंगे तो सारंग शब्द अनेक बार आया है और हर बार इस शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ निकल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा यमक अलंकार, विकल्प यहां पर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जहां पर शब्दों की आवृत्ति हो किंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां हो जाएगा यमक अलंकार। और यहां पर मैंने जल्दबाजी में गलती कर दी है, जलद लिखा है तो ये बादल हो जाएगा। ठीक है, और अगर जलज हो तो वो होता है कमल। जलद मतलब जल को धारण करने वाला अर्थात बादल, और जलज मतलब जल में उत्पन्न होने वाला। ठीक है, तो इसको सही कर लो, यहां पर जलद मतलब बादल होगा आंसर, लेकिन सेम रहेगा बहुब्रीहि समास। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। तो मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था। ठीक है, यहां पर आपको वाक्य का भेद बताना है, राइट आंसर बताइए गौर से। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था, वाक्य का भेद बताना है। नो डाउट की शब्द आ गया तो ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य, जहां पर एक उपवाक्य हो बाकी सारे साधारण वाक्य हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, दिए गए विकल्पों में से क्रोधाग्नि में कौन सा समास है, बताइए। क्रोधाग्नि, सभी को जवाब देना है। ठीक है, चलिए सॉरी थोड़ी सी इमरजेंसी थी। ठीक है, चलिए अब हम फ्री हैं। तो यहां पर क्रोधाग्नि, तो क्रोध के अग्नि के समान क्रोध, सही क्या हो जाएगा, अग्नि के समान क्रोध। जहां पर विशेषण और विशेष्य का योग होता है, जहां पर विशेषण और विशेष्य का योग होता है वहां होता है कर्मधारय समास। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी, हमने बहुत बार ये प्रश्न पढ़ा हुआ है। पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या फिर पूर्वी हिंदी, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है आपकी अवधी,
बघेली और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी ये आती हैं आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, जो कि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बताइए कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रजभाषा, कन्नौजी, बघेली या फिर बुंदेली? बताइए। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है तो ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की है, कन्नौजी है, बुंदेली है, लेकिन बघेली जो है वो पूर्वी हिंदी की अंतर्गत आएगी। बघेली जिसका क्षेत्र है रीवा और सतना, बघेली का क्षेत्र है रीवा और सतना। विकल्प सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तुलसीदास जो कि भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के राम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तुलसीदास का पूरा नाम है गोस्वामी तुलसीदास, जो कि पूछा जा चुका है, जिनके गुरु का नाम है नरहरिदास, और इन्होंने ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों में ही रचनाएं लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो रामचरितमानस, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, ये सभी तुलसीदास की रचनाएं हैं, लेकिन जो भक्तमाल है वो नाभादास की रचना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प डी, नाभादास। चलिए अगले प्रश्न पर आइए तो हमारा प्रश्न है, निम्न में से एक वाक्य गलत है। अब आपको यहां पर वाक्य शुद्धि से प्रश्न आए हैं, 4 वाक्य दिए हैं, कोई एक वाक्य है जो कि गलत है। तुम चलो मैंने आता हूं, मैं केवल इतना चाहता हूं, शराब विश्व से भयंकर है, वह स्वयं वहां नहीं जाना चाहता। तो अगर हम इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो पहला विकल्प है वहां पर सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। तुम चलो मैं आता हूं, राइट क्या हो जाएगा? तुम चलो मैं आता हूं। शेष जो विकल्प है वो सभी सही हैं, विकल्प ए बस गलत है कि वह स्वयं वहां जाना नहीं है। सारे गलत सही हैं, बस एक गलत है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए तो प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? ये प्रश्न कई बार करवा चुके हैं क्योंकि पूछा जा चुका है। हिंदी भाषा में सबसे पहले थी आपकी वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद थी हिंदी भाषा। तो यहाँ पर हिसाब लगा लेते हैं कि सबसे पहले पाली है, फिर प्राकृत है, उससे बाद अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न देखिए सभी स्टूडेंट, प्रश्न है, फिसल पड़े तो हर गंगे लोकोक्ति का अर्थ क्या है? लोकोक्ति क्या होती है? लोकोक्ति मतलब कहावत, किसी के द्वारा कोई शब्द का कोई बात बोली गई और फिर वो लोक में प्रचलित हो गई, वो एक कहावत हो गई। बताइए, इसका ध्यान से पढ़ो फिर जवाब दो। फिसल पड़े तो हर गंगे लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? मजबूरी में काम करना, इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए। लोकोक्ति मुहावरे का काम क्या होता है? उसके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर उससे जो भावार्थ निकल रहा है उस भावार्थ को प्रायोरिटी देनी है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मजबूरी में काम करना, विकल्प ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आइए तो हमारा अगला प्रश्न है, तद्भव तत्सम युग्म में कोई एक युग्म गलत है। अब तत्सम और तद्भव शब्द क्या कहलाते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के तो हिंदी में आ जाएं वो शब्द कहलाते हैं तत्सम। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा का परिवर्तित रूप हो वो कहलाता है आपका तद्भव। अब यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, आपको यहाँ पर सही शब्द देखना है। तो यहाँ पर बाती का वर्तिका होता है, बिल्कुल सही है। बनिया का वर्णिक होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, पौत्र का
सही होता है पोता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वहू को हम संस्कृत में बधू कहते हैं, बनिया को हम वर्णिक कहते हैं, बाती को हम वर्तिका, लेकिन पौत्र जो शब्द है उसका स्त्रीलिंग यहां पर बदल दिया है, जबकि हमें बताना है उसका तत्सम और तद्भव शब्द। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आइए। तो प्रश्न है हमारा गणना और गणना, ये दो शब्द यहां पर दिए गए हैं। ये कैसे शब्द है? ये है हमारे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, जो सुनने में बोलने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन उनसे अर्थ परिवर्तित हो रहा है, अर्थ उनका बदल रहा है। जैसे संख्या दबाना, गिनती चुभना, जोड़ना घटाना, योग भोग। बताइए संगीता कुमारी। हाँ जी, आप ये क्लास देख सकते हो। ठीक है, तो अब यहां पर प्रश्न देखो, तो ये गणना मतलब संख्या और ये गणना मतलब होता है चुभना। तो विकल्प बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, गिनती और चुभना। विकल्प बी हमारा राइट आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। तो प्रश्न है हमारा श्रद्धानत तरुओं की अंजलि से झरे पात, श्रद्धानत तरुओं की अंजलि से झरे पात, कोंपल के मूंदे नयन थर 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 पुलक गात। यहां पर आपको बताना है अलंकार। ठीक है, श्रद्धानत तरु, श्रद्धा के रूप में जो झुके हुए वृक्ष हैं। ठीक है, यहां पर तरु का अर्थ है वृक्ष। अंजलि से झरे पात, उसकी जड़ से, उसकी शाखा से बहुत सारे पत्ते झड़ रहे हैं। कोंपल के मूंदे मतलब जो अधखिला जो पुष्प है, ठीक है, उसकी जो आंखें हैं वो थर थर पुलक गात, उसके शरीर, पुलक मतलब होता है शरीर और गात मतलब होता है शरीर, पुलक मतलब पुलकित होना। तो यहां पर लेखक ने एक वृक्ष का मानवीकरण किया हुआ है। ठीक है, नेत्र किसके होते हैं? मानव के होते हैं। तो यहां पर लेखक ने प्राकृतिक वस्तुओं में मानवीय संवेदनाओं के भेद आरोपित किए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मानवीकरण अलंकार, विकल्प सी सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। तो हमारा अगला प्रश्न है, गौर से देखो, प्रश्न है जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, ध्यान से सुनना, जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौनवाड़ी ने लिया। इस पंक्ति में अलंकार बताना है, अनुप्रास, यमक, उपमा या अतिशयोक्ति। क्या होगा इसका राइट आंसर? अनुप्रास, यमक, उपमा, अतिशयोक्ति, सभी को जवाब देना है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार में होती है वर्णों की आवृत्ति, यमक में क्या होता है ये भी हम बता चुके हैं, शब्दों की आवृत्ति, उपमा में तुलना। यहां पर कविता में कवि ने वीर योद्धा की वीरता का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। तो जहां पर किसी कविता में बढ़ा चढ़ाकर लोक सीमा से परे वर्णन किया जाता है वहां होता है अतिशयोक्ति अलंकार। तो विकल्प डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। तो प्रश्न है, इस सोते संसार बीच जगकर सजकर रजनी बोले। ठीक है, इस सोते संसार के बीच जगकर सजकर रजनी बोले में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, मानवीकरण, उपमा, रूपक। हर एक शब्द को ध्यान से देखो फिर जवाब दो। ठीक है, इस सोते संसार बीच जगकर सजकर रजनी बोले, रजनी मतलब रात। यहां पर लेखक ने रात का मानवीकरण किया हुआ है, तो यहां पर भी होगा मानवीकरण अलंकार। विकल्प यहां पर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आइए। तो हमारा प्रश्न है, निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? कंठ हमने पढ़ा हुआ है, वर्णमाला दो वर्गों में विभाजित है, आपके स्वर और व्यंजन। ठीक है, फिर वर्णमाला में जितने अक्षर होते हैं उन सभी के उच्चारण स्थान हमें पता होना चाहिए। का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, टा वर्ग, इनका उच्चारण स्थान। फिर प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर नासिक के व्यंजन होता है। उसके बाद जो स्वर होते हैं उन सभी स्वर के उच्चारण स्थान हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हो जाएंगी? तो का वर्ग होता है कंठ।
ठीक है। टा वर्ग अगर हम यहां पर देखें तो टा वर्ग होता है मूर्धा। यहां पर अगर हम चा वर्ग देखें तो चा वर्ग होता है तालव्य। अब क्या बचा, या होता है तालव्य व्यंजन। ठीक है, या को भी हम तालव्य ही कहते हैं, और रा होता है आपका मूर्धा। राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। फिर अगला प्रश्न है आपका, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक। आप देखोगे तो जो एस्टेट का हाल ही में पेपर हुआ था 2023 का पेपर 1, उसमें कम से कम 15 क्वेश्चन जो हैं वो आपके अलंकार से पूछे गए थे। सबसे ज्यादा विरोधाभास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और मानवीकरण अलंकार। ठीक है, तो यहां अगर हम देखेंगे सुषुम सेतु पर खड़ी थी, तो सबसे पहले तो पहचानने की ये ट्रिक है कि यहां पर एक वाचक शब्द यहां पर एक योजक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जहां पर उपमेय और उपमान में अभेद दर्शाया जाता। अभेद मतलब उनमें कोई भेद नहीं होता, दो वस्तुओं को, दो व्यक्तियों को बिल्कुल एक जैसा, एक समान बताया जाए, वो कविता होती है आपकी रूपक अलंकार की कविता। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, रूपक अलंकार। ठीक है, अगले प्रश्न पे देखिए। प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? आप पढ़ेंगे वर्णमाला, अल्प प्राण, महाप्राण। बीपीएससी की परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे गए अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर होता है। अब हर एक वर्ग जो है वो आपको क्रमानुसार याद होना चाहिए। ठीक है, शिवानी सिंह, बीओ में अलंकार नहीं आएगा बेटा, बीओ में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर ये पहला और दूसरा है, ये दूसरा है, ये चौथा है, ये दूसरा है, ये चौथा है, ये पहला है, ये तीसरा है। तो क्या हो जाएगा विकल्प ए, का और गा। ये का वर्ग का पहला और तीसरा अक्षर है, अल्प प्राण पूछा है, और ये है महाप्राण, मतलब कि दूसरा और चौथा अक्षर, अल्प प्राण पहला और तीसरा पांचवा। अगले प्रश्न पर आइए। तो हमारा प्रश्न है, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक व्यंजन बताइए। ऐसा व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण नाक के द्वारा होता है। प्रत्येक वर्ग का, चाहे वो का वर्ग हो, चा वर्ग हो, ता वर्ग हो, प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है वो नासिक व्यंजन होता है, और चा वर्ग का पांचवा अक्षर है या। ये हो जाएगा आपका नासिक व्यंजन। फिर इसके बाद हमारा प्रश्न क्या है, ए और आई वर्ण, ये क्या है? इनको हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ए और आई वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य, होस्ट, कंठतालव्य या फिर नासिक्य? बताइए। इन प्रश्नों का जवाब आप कैसे दे सकते हो? आप उच्चारण करके भी देख सकते हो, अभ्यास करके। मूर्धन्य होता है टा वर्ग, ठीक है, होठ होता है पा वर्ग, कंठ तालव्य होता है ए और आई। अब यहां पे आप देखेंगे तो इसकी ध्वनि कंठ से भी निकलती है, और जब हम आए बोलते हैं तो हमारी जीभ हमारे मुख के ऊपरी भाग, मतलब हमारे तालू को टच करेगी। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है अब हमारा, गौर करना। तो पर वारो उर्वशी, क्या लिखा है? तो पर वारो उर्वशी सुन राधे के सुजान, तू मोहन की उर्वशी है, उर्वशी समान। ध्यान सुनना, तो पर वारो उर्वशी सुन राधे के उस सुजान, तू मोहन की उर्वशी है, उर्वशी समान। इस पंक्तियों में आपको अलंकार पहचानना है। अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति, यमक में शब्दों की उपमा में तुलना, रूपक में अभेद दर्शाया जाएगा। तो यहां पर कहा गया है तू मोहन की उर मतलब यहां पर हृदय। ठीक है, तो तू मोहन की उर मतलब हृदय में बसी हो, और तुम उर्वशी, तुम उर्वशी के समान लगती हो। ठीक है, उर्वशी कौन है? वो है एक स्वर्ग की अप्सरा। ठीक है, तो यहां पर बताया है कि तुम पर
सब कुछ बारे हे राधिके सुजान, तुम मोहन के हृदय में बसी हो और तुम हो उर्वशी के समान। तो यहां पर कविता में शब्द की आवृत्ति हुई है उर्वशी। उर्वशी मतलब तुम हृदय में बसी हो, उर्वशी मतलब तुम हृदय में बसी हो, और दूसरा जो शब्द है वो है उर्वशी मतलब तुम स्वर्ग की अप्सरा के समान हो। तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आइए। तो हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, कौन सा अमानक वर्ण है? वर्णमाला का ऐसा वर्ण जिसको मान्यता नहीं दी गई है। घा, भा, धा या खा, बताइए कौन सा अमानक वर्ण है? सभी को जवाब देना है। तो ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि हिंदी वर्णमाला में जो भा है इस प्रकार लिखते थे, उसको मान्यता नहीं दी गई थी। ठीक है, आंसर हो जाएगा विकल्प बी। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। तो प्रश्न है आपका, का, गा, जा, फा ध्वनियां किसकी हैं? इन ध्वनियों को हम आगत ध्वनि कहते हैं। आप पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला में आगत ध्वनि कौन सी है? आगत ध्वनि ऐसी ध्वनियां जो दूसरी भाषाओं से आई हुई हैं। का, गा, जा, फा, ये ध्वनियां जो हैं वो अरबी फारसी भाषाओं से ली गई हैं, इसलिए इन ध्वनि को हम आगत ध्वनि कहते हैं। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न है अब हमारा 37वां प्रश्न, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। अलंकार पहचानो। बताया गया है कि राणा प्रताप का जो घोड़ा था जिसका नाम था चेतक, वो इतनी तीव्र गति से दौड़ता था कि ऐसा लग रहा था कि वो हवा से भी तेज दौड़ रहा है, वो हवा से भी तेज चल रहा है। तो यहाँ पर भी कविता में कवि ने बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया है। तो क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार। विकल्प ए। आपको बता दें कि आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तब मैंने अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार पूरे परिभाषा थ्योरी से पढ़ाए हैं। तो एक बार आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो। अगर आप परिभाषा समझ लोगे, उदाहरण समझ लोगे, तो फिर आपसे कभी भी अलंकार के प्रश्न गलत नहीं होंगे। जरूरत है आपको इसकी थ्योरी पढ़ने की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आइए। तो हमारा अगला प्रश्न पूछा गया है, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ठीक है, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? अब हम देख लेते हैं घोष वर्ण क्या होते हैं। घोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण घोष वर्ण कहलाता है। तालव्य चा वर्ग हो जाएगा। मूल स्वर्ग लघु स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। यहां पर छा जो है वो संयुक्त वर्ण है, क्योंकि वो का, धन, शा के मेल से बना है। हिंदी वर्णमाला में छा, त्रा, ज्ञा और श्रा चार होते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, जो दो व्यंजन वर्णों की सहायता से बने हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। तो प्रश्न है, हरिश्चंद्र शब्द में कौन सी संधि है? बताइए, हरिश्चंद्र शब्द में अब आपको संधि बतानी है। तो जब भी आपसे किसी भी शब्द का संधि पूछा जाए, आपको क्या करना है? संधि विच्छेद। संधि विच्छेद इस प्रकार करना है कि दोनों शब्दों से सार्थक अर्थ निकले, कोई ना कोई मीनिंगफुल वर्ड्स आने चाहिए। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो हरि, धन, चंद्र, ठीक है, ये है हमारा विसर्ग संधि का नियम। और इससे शब्द क्या बन रहा है? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र, तो विसर्ग का शा बन रहा है। राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। विकल्प सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। स्वर संधि, स्वर से स्वर का मेल। व्यंजन, व्यंजन से व्यंजन का, व्यंजन से स्वर का मेल। यहां पर व्यंजन या स्वर के बाद विसर्ग आएगा, व्यंजन या स्वर के पहले। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? अभी अभी हमने चर्चा की है कि ज्ञा जो वर्ण है वो है एक संयुक्त व्यंजन, और संयुक्त व्यंजन ज्ञा, जा और पंचमा अक्षर से बना हुआ है।
तो विकल्प डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए मधु कुमारी, मैम मेरा सीटेट में 82 नंबर आया है, आप बीपीएससी का फॉर्म डाल सकते हैं। मधु, हाँ बीपीएससी का फॉर्म डाल सकते हो। ठीक है, विकल्प यहां पर डी सही जवाब हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर आइए। तो हमारा अगला प्रश्न है, यथासाध्य शब्द में आपको समास बताना है। समास की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, जिसमें दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी तीसरे नए एवं सार्थक शब्द को बनाएं। अब समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं, तो आप इनको सबसे पहले तो सामासिक पद क्या होता है, पूर्व पद उत्तर पद क्या होता है, समास विग्रह कैसे करते हैं, और फिर समास का कौन सा नियम यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जो मैंने ट्रिक आप लोगों को बताई है कि यदि किसी शब्द में उपसर्ग लगा हुआ हो, अव्यय लगा हुआ हो। अब यथा क्या है, एक अव्यय है जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो जहां पर भी पूर्व पद अव्यय होता है वहां होता है अव्ययी भाव, तो विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां से हम अगले प्रश्न पर आएंगे। तो हमारा प्रश्न है, निम्न में से एक वाक्य जो है वो गलत है। अब आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा वाक्य आपका गलत है। वह तुम्हारा कुत्ता था, युवावस्था उन्मत्त होती है, दूध में कौन पड़ गया, मैं रात भर जागता रहा। बताइए। ठीक है, नोटिफिकेशन में अगर 55% मान रहे हैं तो वो 55 ही होने चाहिए, उससे कम में आप योग्य नहीं हैं। चलिए, निम्न में आपको एक गलत वाक्य चुनना है। बहुत आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो, थोड़ा सा फोकस पे आप लोगों की जरूरत है। ठीक है, अब यहां हम देखेंगे तो दूध में कौन गिर पड़ा, यहां पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह गलत हो जाएगा। दूध में क्या गिर पड़ा, क्या पड़ गया, तो ये सही हो जाएगा विकल्प सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आइए। तो प्रश्न है आपका, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इस लोकोक्ति का आप लोगों को अर्थ बताना है। दमड़ी मतलब होता है पैसा, क्या हो जाएगा राइट आंसर। सभी प्रश्नों को गौर से देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। इसके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर इससे भाव क्या निकल रहा है, भाव क्या निकल रहा है, बहुत ही ज्यादा कंजूस होना। चमड़ी चली जाए, शरीर की चमड़ी, चमड़ी मतलब यहां पर तात्पर्य त्वचा, त्वचा निकल जाए लेकिन हमारे जेब से एक पैसा नहीं जाना चाहिए, बहुत कंजूस होना, जिसको हम हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, कृपण। कृपण का मतलब होता है कंजूस, तो विकल्प बी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। फिर यहां से हम आएंगे अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, पंत की कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित है। सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचना जो अरविंद दर्शन से प्रभावित है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि सुमित्रा नंदन पंत प्रारंभ में छायावाद की कविताएं लिखते थे, लेकिन फिर अंत में अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर वो प्रगतिवादी विचारधारा की कविताएं लिखने लगे। अब पल्लव उनकी कौन सी रचना है, छायावाद की, गुंजन छायावाद की, लोकायतन छायावाद की। लेकिन यहाँ पर स्वर्ण किरण जो रचना है, स्वर्ण किरण जो रचना है वो अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर प्रगतिवादी विचारधारा की रचना है। राइट, स्वर्ण किरण। ठीक है, युग, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, युगवाणी, और ग्राम्य, ये उनकी रचनाएं प्रगतिवादी विचारधारा से ओतप्रोत थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आइए। तो हमारा अगला प्रश्न है, कामायनी में बुद्धि का प्रतीक पात्र कौन सा है, बताइए। कामायनी में बुद्धि का प्रतीक पात्र कौन सा है, श्रद्धा, इड़ा, मनु या फिर आकुली। कामायनी जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। ठीक है, और उसमें जो इड़ा था वो था बुद्धि का प्रतीक,
मनु और श्रद्धा कामायनी के दो पात्र हैं जिसमें बुद्धि का प्रतीक एड़ा को माना गया है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी। कामायनी में कुल 15 सर्ग हुआ करते। कामायनी जो है वो छायावाद का सबसे बड़ा महाकाव्य माना गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आइए। तो अगला जो प्रश्न है वो है ज्ञानवती शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा। ज्ञानवती, ऐसा शब्द जिससे पुरुष जाति का बोध हो पुल्लिंग, ऐसा शब्द जिससे स्त्री जाति का बोध हो वो शब्द स्त्रीलिंग कहलाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे साधना मौर्य। मैम जी सीटेट में 85 है लेकिन बीपीएससी से निकाल देंगे बाद में। साधना क्यों, ऐसा क्यों है? राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानवान। अगले प्रश्न पर आइए। तो प्रश्न है हमारा हलाहल का विलोम शब्द क्या है। हलाहल का उल्टा विष गरल सुधा वृषा। तो विलोम मतलब होता है उल्टा। अब हलाहल का अर्थ क्या होता है। हलाहल हम कहते हैं जहर को, जहर का पर्यायवाची विष, गरल माहुर, जहर का उल्टा क्या है सुधा, सुधा मतलब होता है अमृत। तो विकल्प यहां पर क्या हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा सी। ठीक है, विकल्प हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। तो भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने दिया। हमारी भारतवर्ष में का नाम हिंदी होना चाहिए, किसने कहा। गांधी जी ने, मदन मोहन मालवीय, राजा राम मोहन राय या फिर रविन्द्रनाथ ठाकुर। बताइए। एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट सेशन को लाइक शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न है आपका भारतवर्ष के लिए हिंदी का नाम सबसे पहले किसने सुझाव किया। आप लोग कई बार पढ़ चुके होंगे। इस प्रश्न का सही जवाब है राजा राम मोहन राय। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब है राजा राम मोहन राय। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। तो हमारा प्रश्न है चक्रवात और चक्रवाक शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। चक्रवात और चक्रवाक बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चक्रवाक और चक्रवात, चक्करदार हवा, ज्ञान चेतना मन फिक्र या चतुर। चक्रवात मतलब होता है चक्करदार हवा, जिसको तूफान भी कहेंगे। और यहां पर चकवा एक पक्षी होता है, चकवा और चकवी पक्षी। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। तो चतुष्पथ और चतुष्पद कैसे शब्द हैं। श्रुति संभिन्नार्थक हैं, सुनने में बोलने में एक जैसे लग रहे हैं, अर्थ बिल्कुल अलग अलग है। जो चतुष्पथ मतलब, पथ मतलब क्या होता है रास्ता, तो चार रास्तों का समूह चौराहा। चतुष्पद, पद मतलब पैर, तो चार पैरों वाला। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है थोथा चना बाजे घना। ये जो कहावत है इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सभी को जवाब देना है। थोथा चना बाजे घना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। बताइए। ठीक है, थोथा चना बाजे घना मतलब होता है दिखावा बहुत परंतु सार ना होना। जो चना अंदर से खोखला होता है वो बहुत ज्यादा बचता है। तो उसका एक मुहावरा बन गया है कि दिखावा बहुत करते हैं लोग, ऊंची दुकान फीका पकवान। केवल बाहरी दिखावा करना, अंदर से कोई सार ना होना, अंदर से कोई आशय ना होना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आइए। तो प्रश्न है दिनों का फेर होना मुहावरा का अर्थ क्या है। दिनों का फेर होना, अजीब हालत होना, बहुत जल्दी जल्दी होना, भाग्य का चक्कर या फिर दिन काटे ना कटना। बताइए। दिनों का फेर, दीक्षा, निहारिका, गुंजन। एक बार जल्दी से आप लोग सेशन को लाइक शेयर कीजिए। ठीक है,
मैम साइकोलॉजी ऑनर्स से, सब्सिडरी में हिस्ट्री और सोशलॉजी, कॉम्बिनेशन में हिंदी है, कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनना पड़ेगा बताइए। ये आप अपने इसके बारे में मैम मुझे अभी कोई भी आइडिया नहीं है, ठीक है। चलिए राइट आंसर हो जाएगा भाग्य का चक्कर, दिनों का फिर मतलब भाग्य का चक्कर। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है हमारा, नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए हैं, एक अर्थ बताना है। नई जमीन तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? सभी को जवाब देना है। पुराने को मिटाना, लिखे हुए को काटना, अनूठा प्रयोग या फिर बड़ी लकीर खींचना, बताइए। वेरी गुड। तो यहां पर अगर हम ये प्रश्न देखेंगे, नई जमीन तोड़ना, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? अनूठा प्रयोग। नई जमीन तोड़ना, इसके लिए सही अर्थ हो जाएगा अनूठा प्रयोग। अगले प्रश्न पर आइए। तो प्रश्न है यहां पर, निरुत्तर होना अर्थ दिया गया है, आपको उसके लिए उचित मुहावरा बताना है। प्रश्न कैसे भी आ सकता है, मुहावरा दिया जा सकता है, अर्थ पूछा जा सकता है, अर्थ दिया जा सकता है, मुहावरा। तो निरुत्तर होना, हमारे पास कोई जवाब ना होना, उसके लिए मुहावरा क्या होगा बताइए। वेरी गुड। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जबान बंद होना। अब क्यों तुम्हारी जबान बंद हो गई? अभी तो तुम इतना बोल रहे थे। मतलब निरुत्तर होना, जबान बंद होना, विकल्प सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। मुहावरा चुनना है, मुहावरा। अगला प्रश्न, अंडे सेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बीपीएससी में भी बहुत मुहावरे पूछे गए हैं और आपके स्टेट में भी मुहावरे बहुत आए हैं। अंडे सेना, मुर्गी का चूजों के ऊपर बैठना, स्वावलंबी होना, स्वार्थ सिद्ध करना या घर में बेकार। आपने सुना होगा कि तुम वहां पे मक्खियां मारते रहते हो। मक्खियां मारना मतलब बेकार में, व्यर्थ में बैठना। राइट आंसर हो जाएगा घर में बेकार बैठना, विकल्प डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आइए। तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प जो है शुद्ध है? उच्चारण स्थान, अब मैंने जैसा कि आपको अभी बताया है कि जितने भी वर्णमाला के वर्ण हैं उन सबका एक उच्चारण स्थान होता है, वो आपको बताना है। सादंत है, शामूर्धन है, आपको बताना है कौन सा विकल्प शुद्ध है। मतलब 3 गलत है, 1 सही है। पहले पूरा फोकस करो, विकल्प को पढ़ो और प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, फिर जवाब दो। जल्दबाजी में जवाब नहीं देना है। चा वर्ग तालव्य है, शा तालव्य है, शा तालव्य है। बस विकल्प ए हमारा राइट आंसर है, विकल्प ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए यहां पर एक क्वेश्चन है हमारे पास आया है। प्रीति मैम बीएससी है और सीटेट एसएसटी से क्वालिफाइड बीपीएससी भर सकती हो। आप अगर आपका सीटेट आप क्वालिफाई हैं तो आप 6 to 8 का फॉर्म भर सकते हो बीपीएससी का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आइए। तो अगला प्रश्न है हमारा, काकल्य वर्ण कौन सा होता है? काकल्य वर्ण या शा, हा या फिर ना? काकल्य वर्ण होता है हा, पूछा जा चुका है, तो विकल्प सी को हम सही टिक करेंगे। अगले प्रश्न पर है आपका, संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि होती है? आप गौर से यहां पर प्रश्न पढ़ो, क्या लिखा है? संगम शब्द में आपको अशुद्धि बतानी है। अनुनासिक की है, रेफ की है, नुक्ता की है या अनुस्वार की है? तो संगम, गौर से ध्यान देखो, शब्द जो है वो गलत लिखा हुआ है। ऐसे हम लिखते हैं संगम, कैसे लिखते हैं? इस प्रकार से। तो ये जो चिन्ह है ये है अनुनासिक, तो इस शब्द में अनुनासिक की गलती है। ठीक है, विकल्प यहां पर ए सही जवाब हो जाएगा। संगम जो शब्द है वो इस प्रकार लिखा जाता है, जब हम संधि विच्छेद करेंगे ना, समधन गम होगा, ये आ जाएगी आपकी व्यंजन संधि। तो आंसर क्या हो जाएगा? अनुनासिक की गलती है, अनुनासिक नहीं होगा बल्कि अनुस्वार होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। तो क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है? अब आपको शुद्ध अशुद्ध शब्द पहचानने हैं, वर्तनियां पहचाननी है।
अंश हंस अंधेरा, भाभियां घुंघची। बताइए। अनुस्वार अलग होता है ज्योति, क्या पढ़ा हुआ है इतने दिन से आपने? अनुस्वार अलग है, अनुनासिक अलग है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? हंस सही लिखा है, अंधेरा इस प्रकार लिखते हैं अंधेरा, तो विकल्प बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे तो भाभियां भी गलत लिखा हुआ, नहीं, अंधेरा सही है, यहां पर भाभियां गलत लिखा हुआ। गौर से देखो तो यहां पर भाभियां में जो भी होगा वो छोटा होगा। राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, भाभियां। मैं भी जल्दबाजी में गलती कर रही हूं। हंस सही है, अंधेरा सही है, घुंघची सही है, लेकिन यहां पर भाभियां जो है वो गलत है। भाभियां जो है वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये कैसा है? जैसे हम पढ़ते हैं लड़की, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, नियम क्या कहता है कि जो बड़ी मात्रा है वो छोटी हो जाएगी, तो शब्द हो जाएगा लड़कियां। शेष शब्द आपके सही हैं, बस भाभियां जो है वो गलत है। अगले प्रश्न पर आइए। प्रश्न है, निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? बताइए। निश्चय, हंस उच्चारण करके देखो, नाक से भी ध्वनि निकल रही है और मुख से भी निकल रही है, तो अनुनासिक होगा। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे निश्चय में आपको संधि बतानी है। जल्दी से जवाब दो। निश्चय क्या हो जाएगा? नेह धनचय, विसर्ग का आधा शा बनेगा, संधि हो जाएगी विसर्ग संधि, विकल्प डी। विसर्ग संधि का नियम आधा शा बनेगा, आधा सा बनेगा, आधा शा बनेगा, ये है विसर्ग संधि के नियम। अगले प्रश्न पर आइए। अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आपको संधि विच्छेद भी करना है और संधि का अर्थ संधि भी बतानी है। संधि विच्छेद कैसे करोगे? दो मीनिंगफुल वर्ड निकलने चाहिए, दो सार्थक शब्द निकले जिससे अन्वय, तो क्या हो जाएगा? अनु धन आय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनु धन आय। गौर से सुनो, अब यहां पर हम संधि को चर्चा करें तो प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर, द्वितीय शब्द का प्रथम, इन दोनों का मेल होगा, तो यहां से ऊ है। ऊ के बाद जब भी कोई भिन्न स्वर आता है तब वा बनता है। नियम है यण स्वर संधि का, तो विकल्प सी यण स्वर संधि। अगले प्रश्न पर आओ। प्रश्न है, गुरुदेव शब्दों में समास पहचानो। गुरुदेव अव्ययी, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या फिर कर्मधारय, क्या हो जाएगा राइट आंसर? गुरुदेव, तो यहां पर क्या हो जाएगा? देव के समान गुरु। जो हमारे गुरु हैं वो देवता के समान है, वो ईश्वर के समान है। तो जहां पर विशेषण और विशेष्य का योग होता है वहां पर होती है आपकी कर्मधारय समास। विकल्प डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। विकल्प डी इज द राइट आंसर। चलिए 58 हमसे क्वेश्चन दोबारा पूछा गया, देख लेते हैं 58 क्वेश्चन क्या है। 58 क्वेश्चन में है काकल्य वर्ण कौन सा है? तो काकल्य वर्ण हा होता है। हा जो वर्ण है, हा, उसकी ध्वनि कंठ से होती है, उसको हम काकल्य वर्ण कहते हैं। ठीक है, चलिए गुरुदेव हम पढ़ चुके हैं। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था? बताइए। कालचक्र, विद्या सुंदर, नीलदेवी, भारत दुर्दशा। यहां पर लिखा हुआ है हिंदी नई चाल में ढली। इस लेख को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पुस्तक में अंकित किया था? बताइए। अभिषेक पांडे, गुरुदेव जो है, ठीक है, गुरुदेव जो है उससे कोई वीआईपी नाम नहीं निकल रहा है, कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है।
चलिए यहां पर हो जाएगा भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा में रचित है, तो विकल्प डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, गोल्ड स्मिथ की कृति द ट्रैवलर का हिंदी अनुवाद किसने किया हुआ था, बताइए। गोल्ड स्मिथ की कृति द ट्रैवलर का हिंदी अनुवाद किसने किया हुआ था, तो आप पढ़ेंगे यह किया हुआ था श्रीधर पाठक, जिनकी रचना आपने पढ़ा होगा एकांतवासी योगी। एकांतवासी योगी रचना के लेखक है श्रीधर पाठक। उन्होंने ही गोल्ड स्मिथ की कृति द ट्रैवलर का हिंदी अनुवाद किया था, तो विकल्प सी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। विकल्प सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। तो हमारा अगला प्रश्न है, जैन मत को मानने वालों में श्वेतांबर बड़ी संख्या में है। अब श्वेतांबर का आप लोगों को विलोम शब्द बताना है, यानी उल्टा अर्थ बताना है। अंबर, पीतांबर, दिगंबर या नीलांबर, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। सभी को जवाब देना है। ठीक है, तो श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्रों को धारण करने वाले, दिगंबर मतलब दिशाएं हैं जिनका वस्त्र है, तो श्वेतांबर का विलोम हो जाएगा दिगंबर। विकल्प सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आइए। तो बिल्ली के डर से बबलू ने खिड़की और दरवाजों को बंद कर दिया। यहां पर आपको पदबंध बताना है। बिल्ली के डर से बबलू ने खिड़की और दरवाजों को बंद कर दिया। पदबंध संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण या क्रिया पदबंध। अब आपको ये बात समझनी होगी कि ऐसा कौन सा शब्द है जिस पर पूरा वाक्य निर्भर कर रहा है, बताओ। ऐसा कौन सा शब्द है जिस पर पूरा का पूरा वाक्य निर्भर कर दिया है। ठीक है, बिल्ली के डर से बबलू ने खिड़की और दरवाजों को बंद कर दिया। बंद कर लिया, ये क्या है, ये है हमारा क्रिया, और ये आ जाएगा आपका क्रिया पदबंध के अंतर्गत। विकल्प यहां पर डी सही जवाब हो जाएगा। संज्ञा की बात हो तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, लेकिन यहां पर बिल्ली के डर से बबलू ने खिड़कियों दरवाजों को क्या किया, बंद कर लिया। पूरा जो वाक्य है वो बंद कर लिया पर डिपेंड कर रहा है। यहां पर हो जाएगा क्रिया पदबंध। विकल्प डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम अगले प्रश्न को आएंगे। तो प्रश्न देखो, चार मोटे तगड़े लोग पेड़ को रास्ते से हटा दिए। अब यहां पर आपको पहचानना है ऐसा कौन सा शब्द है जिससे बाकी सारे शब्द आपस में बंधे हुए हों। अभिषेक पदबंध बहुत कंफ्यूज करते हैं, आपको बार बार उसको पढ़ना होगा। ठीक है, मैम बीओ का क्लास अलग से कोई बैच का टाइम है क्या, यहीं पे क्लास चलती कंबाइन? शिवानी, अभी तो बीओ क्लास जो है वो कंबाइन ही चल रही है। ठीक है, वेरी गुड प्रदीप, यहां पर बता दिया चार मोटे तगड़े लोग। चार मोटे तगड़े लोग क्या हो जाएगा यहां पर आंसर, संज्ञा। लोग कौन है, जातिवाचक संज्ञा है। चार मोटे तगड़े लोग, तो यहां पर लोग जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा है, तो ये कहलाएगा संज्ञा पदबंध। ठीक है, चलिए 66 हमसे दोबारा पूछा है। 66 में हमें कुछ नहीं करना है, वह श्वेतांबर का उल्टा बताना है। तो श्वेतांबर का उल्टे होता है दिगंबर। जैन धर्म में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो श्वेतांबर होते हैं, दूसरे दिगंबर होते हैं। नेक्स्ट, मारपीट करने वाले लोगों में से कुछ पकड़े गए।
मारपीट करने वाले लोगों में से कुछ पकड़े गए। यहां पर आपको पदबंध बताना है, क्रिया पदबंध, सर्वनाम, विशेषण या संज्ञा। अब इस पूरे वाक्य को समझने की कोशिश करो, पूरे वाक्य को समझो कि एक ऐसा शब्द है जिस पे पूरा वाक्य निर्भर करेगा। ठीक है, बताइए। मारपीट करने वाले लोगों में से कुछ पकड़े गए, कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो विकल्प बी होगा ना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने सही सही जवाब दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। मुझे यहां से 2 बिल्लियां दिखाई दे रही हैं। एंड देखो, परीक्षा में जो है वो अंडरलाइन नहीं आता है, रेखांकित अब नहीं आता है परीक्षा में। मुझे यहां से 2 बिल्लियां दिखाई दे रही हैं, दिखाई दे रही हैं, ये यहां पर है, तो ये हो जाएगा क्रियापद बंध। विकल्प डी इज द राइट आंसर। ये बंद करा दो प्लीज, बहुत कॉल हो रहा है, कॉल कर रहा है यहाँ पे। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द कौन सा होगा? सोम, द्विज, वर्ण या श्रेष्ठ? बताइए। सोम को हम अमृत कहते हैं, वर्ण को हम रंग कहते हैं, जाति कहते हैं, श्रेष्ठ को हम महान कहते हैं, और द्विज मतलब ब्राह्मण भी होता है, द्विज मतलब चंद्रमा भी होता है। राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। तो प्रश्न है, तनु और तनु शब्द युग्म का सही विकल्प क्या होगा? तनु और तनु, पतला, पुत्र, शीघ्र, तालाब, गर्मी, तिनका, पेट गर्म। बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब? तनु और तनु, ठीक है, यहां पर है आपका तनु। तनु गौर से सुनो, ये छोटा ऊ है, तनु ये बड़ा ऊ है, दोनों को पहचानो। तो ये तनु मतलब होता है पतला और ये तनु मतलब होता है पुत्र। विकल्प ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, के बाद अगले प्रश्न पर आइए। तो प्रश्न है हमारा, शब्दों के प्रकार के आधार पर आपको बताना है कि मनुष्यता किस प्रकार का शब्द है। मनुष्यता, इसका सही जवाब हो जाए, सही शब्द होगा मानवता। क्या होगा राइट आंसर? मनुष्यता। मनुष्यता, मानवता एक प्रकार का भाव है। ठीक है, तो ये सभी हो जाएंगे आपके भाववाचक संज्ञा। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? निम्न में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है, जो साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने, उल्लेखनीय योगदान देने वालों को दिया जाता है? डॉक्टर नामवर सिंह, प्रेमचंद्र, हरिश्चंद्र या फिर निराला? तो आप पढ़ेंगे डॉक्टर नामवर सिंह कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान नामक रचना के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, डॉक्टर नामवर सिंह। स्क्रीनशॉट लो इस प्रश्न का। जो भी हिंदी लिटरेचर की
पहले पढ़ाई कर चुके हैं, मैंने ये सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं, आप लोग अब रिवीजन कर रहे हो, ठीक है। रेशु यादव, जो भी डाउट हो वो हम आपका क्लास के बाद देखेंगे, अभी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो आपका डाउट पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर प्रश्न है, अन्य परायो खाए के, अन्य परायो पाए के, खायो पेट अगाए, देह मिले फिर यहां अन्य परायो ना। इसको समझो। एवांश कॉमेडी, आपको पढ़ाई करनी है तो बहुत ही शांत तरीके से पढ़ाई करो, अदरवाइज आप क्लास से जा सकते हो। आ जाए, यहां पे इस प्रश्न को देखो, क्या लिखा है, क्या लिखा है, अन्य पराया पाए के, खायो पेट अघाए, देह मिले फिर यहां अन्य परायो ना। कह रहे हैं कि पराया अन्न खाते खाते पेट अघा गया है, हम बोर हो गए हैं, लेकिन पेट भर गया है, लेकिन पेट तो दोबारा, देह तो दोबारा मिल सकती है, लेकिन पराया अन्न कभी दोबारा नहीं मिलेगा। तो इस कविता को पढ़कर हमारे मन में हास्य नामक स्थायी भाव जागृत हो रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा हास्य रस, विकल्प डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आइए, वह अपने घर से बाहर गया, इस वाक्य में आपको कारक बताना है। बताइए। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, गौर से देखो, बाहर हुआ, अलगाव की स्थिति है, तो यह अपादान कारक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, वह कार मेरी है, करण, संबंध, संप्रदान या अधिकरण, बताइए। सभी को जवाब देना होगा। जल्दी से, वह कार मेरी है, करण से अपादान को के लिए अधिकरण में, पर राइट आंसर हो जाएगा संबंध। शून्य कारक चिन्ह है लेकिन संबंध का बोध हो रहा है, तो यहां पर हो जाएगा संबंध कारक, विकल्प बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, सभी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो विशेषण है, विशेषण आपको पहचानना है। संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की विशेषता अथवा हीनता दर्शाने वाले जो शब्द होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। बनारसी, भारतवर्ष, बाजार या फिर खेती। ठीक है, तो भारतवर्ष व्यक्तिवाचक संज्ञा, बाजार समूहवाचक संज्ञा, खेती, खेती हो जाएगा एक प्रकार का भाव होगा यहाँ पे खेती। ठीक है, खेत होता तो वो संज्ञा खेती यहाँ पे भाव के अंतर्गत आएगी। और बनारसी, बनारस से बना बनारसी, बनारसी साड़ी, बनारसी पान, तो विकल्प ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आओ, तो प्रश्न है, आमरण शब्द के आरंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से हम क्या कहेंगे।
मूल शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय या तद्धित प्रत्यय बताइए। आमरण शब्द, आमरण शब्द में अक्सर समास पूछा जाता है, तो जिसमें पूर्व पद अव्यय हो यानी उपसर्ग हो, तो यहाँ पर आ जो है वो व्याकरण की दृष्टि से उपसर्ग के अंतर्गत आ जाएगा। उपसर्ग की परिभाषा कहती है कि ऐसे शब्द, ऐसे शब्दांश, शब्द नहीं ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर उसका अर्थ परिवर्तित करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, यहां पर आपको वाक्यों में शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध एवं अशुद्ध वाक्य, जीवन में साहित्य का, जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, जीवन और साहित्य का निकट संबंध है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। आपको यहां पर सही वाक्य बताना है। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। जो शब्द किसी शब्द के अंत में लगे वो प्रत्यय कहलाएगा। यहां पर अगर हम देखेंगे तो जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। यहां पर घनिष्ठ का तात्पर्य गहरा, जीवन और साहित्य में बहुत गहरा संबंध है, तो विकल्प बी हम यहां पर सही टिक करेंगे। फिर अगले प्रश्न पर आएंगे तो श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मरने लगे। करतल मतलब होता है हथेली, युगल मतलब दोनों हथेलियां। जब श्री कृष्ण के वचनों को अर्जुन ने सुना कि किस प्रकार से षड्यंत्र रचकर, चक्रव्यूह रचकर अभिमन्यु की हत्या की गई है, तो जब अर्जुन को ये पूरी बात पता चलती है तो वो अपना सारा शोक भूलकर क्रोध से जलने लगे। तो यहाँ पर इस कविता को पढ़कर हमारे मन में भी क्रोध नामक स्थायी भाव जागृत हुआ है। तो जब किसी कविता में क्रोध का वर्णन हो, उसको पढ़कर हमारे मन में स्थायी भाव जागृत हो, वहां हो जाएगा आपका रौद्र रस। विकल्प बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी इज द राइट आंसर। जहां पर प्रेम का वर्णन हो, सौंदर्य का वर्णन हो, श्रृंगार रस, जहां पर हास्य का वर्णन हो, हास्य रस, जहां पर घृणा का वर्णन हो, वहां पाया जाता है विवश रस। अगले प्रश्न पर आओ तो प्रश्न है ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीकरे की मंगनी नामक उपन्यास किसके द्वारा रचित है। नाशिरा शर्मा, उषा प्रियंवदा, मृदुला गर्ग या फिर मन्नू भंडारी। बताइए। ठीकरे की मंगनी, मनीषा तिवारी, हाँ जी, जो मॉक टेस्ट है वो 150 रुपए का पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे तो ठीकरे की मंगनी ये जो उपन्यास है वो नाशिरा शर्मा के द्वारा रचित है। नाशिरा शर्मा, विकल्प यहां पर ए सही जवाब हो जाएगा। उषा प्रियंवदा की कहानी है वापसी, इससे भी प्रश्न बन चुके हैं। मृदुला गर्ग का उपन्यास भी पूछा जा चुका है। मन्नू भंडारी का, आपका बंटी, महाभोज, ये सब भी पूछे जा चुके हैं। राइट आंसर है नाशिरा शर्मा। चलिए अगले प्रश्न पर आइए तो प्रश्न है मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। ये प्रश्न हम कई बार पढ़ चुके हैं। विद्यापति को, उनकी रचना है पदावली जो कि मैथिली भाषा में लिखी गई है। मैथिली जो कि बिहारी बोली है, मैथिली। ठीक है, अगले प्रश्न पर आइए। निम्न में से आपको संकेतवाचक वाक्य चुनना है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, वहां आपको चुनना है कि संकेतवाचक वाक्य कौन सा है। ठीक है, अभी अभी हमने चर्चा की थी जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित होती है वहां होता है आपका संकेतवाचक वाक्य। तो यहां पर देखोगे तो यदि वह आता तो मैं चला जाता, यदि वह आता तो मैं चला जाता, आना और जाना, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रही है, तो ये हो जाएगा हमारा संकेतवाचक वाक्य। चलिए
अगले प्रश्न पर आइए। प्रश्न है कवि और उनकी रचनाओं का कौन सा जोड़ा है जो सही नहीं है। अब यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, 3 सही है, 1 गलत है। लिखा हुआ है शिवराज भूषण, भूषण की रचना है। शब्द रसायन देव की रचना है। उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। परिमल जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। 1 गलत लिखा है, बताइए। शिवराज भूषण पढ़ चुके हैं, भूषण की रचना है। शब्द रसायन देव की रचना है। लेकिन यहाँ पर उद्धव शतक जो है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की। आप पढ़ेंगे भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग के ऐसे कवि जब सभी अपनी रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग कर रहे थे, तब जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ब्रज भाषा का प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आइए। तो हमारा प्रश्न है लेखक और उनकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है। अब यहाँ पर वैसा ही क्वेश्चन से 4 विकल्प है, 3 सही है, 1 गलत है। तो यहाँ पर लिखा है वोल्गा से गंगा, राहुल सांस्कृतायन, सूरज का 7वां घोड़ा, धर्म विभाग, 3 आर्यों का आदिदेश, डॉक्टर संपूर्णानंद, दर्शन दिग्दर्शन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बताइए। शिवानी, कवि और रचना बीएओ का नहीं पढ़ना है। बीएओ का जो पेपर है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें आपको सिर्फ ग्रामर ही आनी है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सुधा सरोज। वेरी गुड सुधा, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो दर्शन दिग्दर्शन है वो राहुल सांस्कृतायन की रचना है। किसकी रचना है? राहुल सांस्कृतायन। ठीक है, जिनकी रचना है बोलगा से गंगा, उन्हीं की ही रचना है दर्शन दिग्दर्शन। विकल्प डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। बाकी सभी रचनाओं के कवि बिल्कुल सही लिखे गए हैं। ठीक है, सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती की ही रचना है। सही जवाब है दर्शन दिग्दर्शन। अगले प्रश्न पर आइए। निम्न में से मोह चिकना पेट खाली के लिए आपको सही अर्थ बताना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी से। मोह चिकना पेट खाली, केवल ऊपरी दिखावा, आशा के विपरीत कुछ मिलना, बहुत गरीबी, या फिर मौज मस्ती का जीवन। निम्न में मोह चिकना पेट खाली, तो सही जवाब हो जाएगा केवल ऊपरी दिखावा करना। मोह तो चिकना है लेकिन पेट जो खाली है, ठीक है, ऊपरी दिखावा, बाहरी आडंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो क्वेश्चन है त्यागपत्र जो उपन्यास है वो किसके द्वारा रचित है? त्यागपत्र प्रेमचंद्र, जिनेंद्र कुमार, अज्ञे, या फिर फणीश्वर नाथ रेणु। बताइए। सभी स्टूडेंट जवाब देंगे। जितने भी स्टूडेंट्स लाइव दिख रहे हैं तो हम पढ़ चुके हैं त्यागपत्र उपन्यास है वो जिनेंद्र कुमार का है। प्रेमचंद्र का उपन्यास हम पढ़ चुके हैं गबन है। अज्ञे का उपन्यास है शेखर एक जीवनी। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल। मैला आंचल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिनेंद्र कुमार। साहचर्य का विलोम क्या हो जाएगा? साहचर्य भाईचारा जिसको आप कहोगे। साहचर्य का विलोम पूछा है, उल्टा पूछा है। अलगाव, अद्यतन, वैमनस्य, आहूत पूछा जा चुका है। आहूत का मतलब क्या होता है? आहूत का विलोम होता है अनाहूत। आहूत मतलब बुलाया गया, अनाहूत मतलब होता है बिन बुलाया मेहमान। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? साहचर्य का विलोम वैमनस्य। वैमनस्य को यहां हम कह सकते हैं अलगाव। ठीक है, तो विकल्प सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अलगाव। अगले प्रश्न पर आएंगे। तो हमारा प्रश्न है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द है जो अशुद्ध लिखा हुआ है? बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब?
व्याकरण की दृष्टि से वर्तनी, विरहणी, ग्रहणी, विभीषण। लेकिन यहां पर जगत गुरु है, जो यहां पर गुरु, जगत गुरु, जगत गुरु होता है, ठीक है, जगत गुरु होता है, जगत के गुरु, जगत गुरु। राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। प्रदीप, ग्रहण अलग होता है बेटा, गृहिणी अलग होता है, गृहिणी जिसको आप कहते हो हाउसवाइफ। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला जो प्रश्न है, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। यहाँ पे आपको रस बताना है, करुण, विवश, श्रृंगार या फिर शांत। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बताया गया है कि जब श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर गोकुल को छोड़कर मथुरा जाते हैं, श्री कृष्ण जब गोकुल छोड़कर मथुरा जाते हैं तो जो जितनी भी गोपियां होती हैं वो अत्यंत निराश हो जाती हैं। श्री कृष्ण के मित्र उद्धव उनके पास संदेश लेकर जाते हैं कि आप कृष्ण को भूल जाइए और निर्गुण ब्रह्म की उपासना कीजिए। तो यहाँ पर गोपियां कहती हैं कि लगता है कि आपने कभी भी प्रेम की नदी में पैर नहीं डाला है। सूरदास जी, हम तो कृष्ण के प्रेम में इस तरह से डूब गए हैं जिस प्रकार जो मक्खी गुड़ से चिपक जाती है। यहाँ पर प्रेम का वर्णन है, जहां पर कविता में प्रेम का वर्णन हो वहां होता है आपका श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव है रति। हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है, रसों का राजा माना जाता है श्रृंगार रस। अगले प्रश्न पर आइए। प्रश्न है अब हमारा, लगा दी किसने आकर आग, कहां था तू संशय का नाग। उपर्युक्त दोहे में आप लोगों को क्या बताना है? अलंकार, अन्योक्ति, यमक, श्लेष या फिर अनुप्रास। गौर से पढ़ो, याद करो, दिमाग पे जोर डालो। लगा दी किसने आकर आग, कहां था तू संशय का नाग। दोहे में आप लोगों को अलंकार बताना है। तो यहाँ पे अगर हम गौर करेंगे तो अन्योक्ति अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास। तो पहले इसको पढ़ो। अंत में आप देख रहे हो तो एक तुक मिल रही है, अंत में आप देख रहे हो तो एक तुक मिल रही है। और अगर आप लोगों को अनुप्रास अलंकार के भेद याद हो तो एक होता है अंत्यानुप्रास अलंकार, जिसमें कविता में मध्य में लय मिलती है, तुक मिलती है, वहां होता है अंत्यानुप्रास। तो ये हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास के भी 5 भेद होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रव्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अंत्यानुप्रास, विकल्प डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न पर आइए। तो हमारा अगला प्रश्न है, कनक घर में कौन सा समास है? कनक घर, संबंध, द्वंद्व, संप्रदान या फिर तत्पुरुष या फिर कर्मधार है? बताइए। कनक घर, जितने स्टूडेंट हैं सभी को जवाब देना है एंड सेशन को लाइक, शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जो भी स्टूडेंट हमारे एप्लीकेशन के द्वारा हर एक टॉपिक की परिभाषा, उनके उदाहरण और उसके बाद टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करना चाहते हैं तो वो हमारे एप्लीकेशन में एडमिशन ले सकते हैं। आपकी जो फीस है वो है मात्र 2,299 रुपए, 2,299 रुपए, जिसमें आपको हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट, हर एक एग्जाम पढ़ाया जाएगा, चाहे वो एस्टेट हो, बीपीएससी हो, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, कनक का घर, नो डाउट संबंध तत्पुरुष समास। कनक का घर, कनक मतलब होता है सोना, तो यहां पे क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास। अगले प्रश्न पर आएंगे तो निहार किसकी रचना है? नागार्जुन, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या फिर मुंशी प्रेमचंद। आपने पढ़ा होगा, प्रश्न पूछा जा चुका है, नागार्जुन किस युग के कवि हैं? नागार्जुन प्रगतिवादी विचारधारा के कवि हैं, जिनकी रचना है युगधारा। युगधारा, ठीक है। दिनकर
राष्ट्रीय सांस्कृतिक विचारधारा के कवि माने जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा निहार, जो महादेवी वर्मा की पहली रचना है। महादेवी वर्मा की पहली रचना है निहार। अगले प्रश्न पर आइए। तो प्रश्न है, कितनी नावों में कितनी बार के रचनाकार कौन है? इस रचना के लिए लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार, कितनी नावों में कितनी बार? आगे नरेंद्र कोहली, धर्मवीर भारती या फिर रघुवीर चौधरी? क्या हो जाएगा सही जवाब, बताइए। सभी को जवाब देना है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो कितनी नावों में कितनी बार, प्रयोगवाद के प्रवर्तक, तार सप्तक के प्रवर्तक अज्ञेय की रचना है, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। अगले प्रश्न पर आइए। तो हमारा अगला प्रश्न है, मिलन यामिनी किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध, अज्ञेय, हरिवंश राय बच्चन या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? आपने पढ़ा होगा हिंदी की सबसे लंबी कविता अंधेरे में, वो है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मोह तेड़ा, यह भी उनकी रचना है। अज्ञेय, हरी घास में क्षण भर, हरी घास में क्षण भर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बादल राग। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन, जिनकी रचना है निशान निमंत्रण, मधुशाला, मधु कलश, मिलन यामिनी। यामिनी मतलब होता है रात, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए। तो हमारा अगला प्रश्न है, बहिष्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बहिष्कार का संधि विच्छेद, बहिष्कार का मतलब होता है त्याग करना। बहिष्कार, अभी अभी मैंने चर्चा की थी, एक ट्रिक बताई थी आप लोगों को, विसर्ग संधि की ट्रिक थी वो, आधा सा आधा शा। तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो वो होगा बही धन कार, और यह है आपकी विसर्ग संधि। विकल्प सी हमारा सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे आओ जल्दी से। प्रेम लोक किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या फिर श्रीधर पाठक? राम नरेश त्रिपाठी स्वप्न, दिनकर उर्वशी, मैथिली शरण गुप्त साकेत, श्रीधर पाठक एकांतवासी योगी। बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? प्रेम लोक रचना किसकी है? राइट आंसर है राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी की रचना है प्रेम लोक। विकल्प ए हमारा सही जवाब है, राम नरेश त्रिपाठी। स्क्रीनशॉट लो इसका। फिर अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला जो प्रश्न है वो है, हाय उठ गया यही संसार, बना सिंदूर आज अंगार। पंक्ति में आपको रस बताना है, श्रृंगार, हास्य, आश्चर्य या करुण। यह जो पंक्तियां हैं वह सुमित्रा नंदन पंत की रचना, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित हैं। उसमें बताया गया है, आप पढ़ेंगे, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खिले बिना थे लाज के बोल, खुले बिना चुम्बन शून्य का पोल। हाय लुट गया संसार यही सिंदूर बना अंगार। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस कविता को पढ़कर हमारे मन में दुख के, शोक के भाव जागृत हो रहे हैं कि किसी नवविवाहिता के पति का अभी अभी देहांत हुआ है। तो यहां पर हो जाएगा करुण रस। विकल्प डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से आप लोगों को पुल्लिंग शब्द बताना है। पहिया, लिखावट, केतली, मझधार।
पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द, ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराए पुल्लिंग, ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराए स्त्रीलिंग। अब हर एक शब्द का आपको बनाना है वाक्य। क्या हो जाएगा? उसकी लिखावट अच्छी है। केतली, ठंडी चाय, केतली स्त्रीलिंग है, मजेदार स्त्रीलिंग है, लेकिन जो पहिया शब्द है वो हमारा पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, किस रचना से लिया गया है? ठीक है, यहाँ पर पहिया इज द राइट आंसर। यहाँ पर ये जो है वो सुमित्रा नंदन की पंत की परिवर्तन नामक रचना से, परिवर्तन, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है परिवर्तन, उससे लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। प्रश्न है, शोक विकल सब रोवहु रानी, रूपशील बलतेल बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। इस पंक्ति में रस बताना है, हास्य रस, करुण रस, श्रृंगार रस या फिर अद्भुत रस। क्या होगा इसका राइट आंसर? वेरी गुड। यहां पर भी दुख का, शोक का वर्णन है। ठीक है, यहाँ पर भी करुण रस हो जाएगा कि राजा का देहांत हो रहा है और रानियां सब बहुत ज्यादा शोक मना रही हैं और राजा के रूप, उनके बल का बखान कर रही हैं। अनेक प्रकार से रानियां रो रही हैं और भूमि पर गिरकर रानियां विलाप कर रही हैं। करुण रस हो जाएगा। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? ला, छात्रा, ज्ञा। हाँ जी, राजा दशरथ के ही बारे में बात हो रही थी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो ला को हम कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। याद रखो, ला जो है वो एक पार्श्विक व्यंजन है, तो विकल्प ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो मृत्युंजय पद में आपको समास बताना है। मृत्युंजय द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर बहुब्रीहि समास। क्या होगा? मृत्युंजय। वेरी गुड। अब जब भी समास पूछे तो शब्द को तोड़ो। मृत्युंजय मतलब होता है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला, और मृत्यु पर विजय प्राप्त है शिव जी को, इसीलिए उनको मृत्युंजय कहा जाता है। तो यहां से विशेष अर्थ निकल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। विकल्प डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। तो अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग यानी जो पहले लगकर उसका अर्थ बदल दे। तो यहां पर सेट करो, अलम धनकार। इस प्रकार से हम इसका संधि विच्छेद करेंगे और ये है आपका व्यंजन संधि का नियम। अलंकार, अलम धनकार। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आइए। विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा? विश्लेषण करना मतलब छानबीन करना। विश्लेषण, छानबीन करना, अलग अलग करना। राइट आंसर हो जाएगा संश्लेषण। क्लियर? संश्लेषण। वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। तो प्रश्न है आपका, अवधि और अवधि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अवधि और अवधि। एक बार सेशन को लाइक और शेयर करते जाओ सारे स्टूडेंट। अवधि, यहां पर आपने पढ़ा होगा अवधि मतलब ड्यूरेशन, ठीक है, यानी समय। और यहाँ पर अवधि जो है वो एक भाषा है। अवधि कहाँ पर बोली जाती है? प्रयागराज में, आगरा में। तो समय और हिंदी की एक उपभाषा है अवधि। विकल्प बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। और इसी के साथ हम हमारी क्लास को यहीं तक रखेंगे। उम्मीद है क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे देते हैं हमारे बैच के रिगार्डिंग। तो ऐसे स्टूडेंट जिसको रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, काव्य गुण, ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इनको परिभाषा पढ़नी है, उदाहरण पढ़ना है। डिटेल से पढ़ने
करने के बाद ही इनको एमसीक्यूज करना है। तो ऐसे स्टूडेंट हमारे एप्लीकेशन में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, यहां पर गौर करना कि आयाची जो बैच है उसमें आपको क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लास मिलेगी, आपकी रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे जिसमें आपको एस्टेट 6 to 8, 9, 10 सभी की क्लासेस मिलेंगी। क्लासेस शुरू हो रही है आपकी 20 फरवरी से। प्राइस है आपकी 2299। एक डिस्काउंट कोड है Y646। तो अगर आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा और डिस्काउंट के बाद आपको बैच पड़ेगा 2299 रुपए का। क्लासेस शुरू हो रही है 20 फरवरी से। खरीदना बैच कैसे है वो मैं बता देती हूँ। तो बैच खरीदने के लिए आप लोगों को सबसे पहले जाना होगा गूगल पर। ठीक है, तो गूगल पे जाके आपको यहाँ पर टाइप करना है अड्डा 24/7। सर्च बॉक्स में जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे अड्डा 24/7। ठीक है, जो पहली लिंक दिख रही है इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म, क्लिक कर दो। ये आ गया, यहाँ पे ऑल कोर्सेज दिख गया होगा सबको। ऑल कोर्सेज पे क्लिक कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिखा ऑल कोर्सेज में स्टेट एग्जाम। आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेट सिलेक्ट कर लो। ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे तो स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से बिहार स्टेट सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये रहा बिहार। बिहार के सारे एग्जाम्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, सारे एग्जाम्स। ठीक है, चाहे वो 3.0 हो चाहे वो 4.0 हो, सारे एग्जाम्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो जो भी एक बैच आप लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करोगे। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया हुआ है बीपीएससी टीआरई, ये वाला बैच लेना है सबको। ठीक है, जो भी लेना चाहते हैं, जिसमें डबल वैलिडिटी का ऑफर है। अलग अलग नहीं खरीदना है, बार बार नहीं खरीदना है, एक बार खरीद के रख लो। सारा डिटेल्स दी गई हैं यहाँ पर। अभी ये दिख रहा है 2299 का, लेकिन आज इसमें डिस्काउंट भी है तो और भी कम का मिलेगा। आप इस पे जाके क्लिक करो, अगर अभी खरीद लोगे तो ही इसको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, यहाँ बाय नाउ दिया है, इस पे क्लिक करो। आप देख रहे हो पूरा ऐसा पेज खुल जाएगा आपकी स्क्रीन पे। कूपन कोड मांग रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ जाके आप एक कूपन कोड इंटर करो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आप कूपन कोड इंटर करेंगे Y6, कोड है आपका Y646। जैसे आप यहाँ पर एंटर करेंगे अप्लाई का बटन खुल जाएगा। तो आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये 2299 से कम होके 2099 हो जाएगा, मात्र 2099 रुपए। ठीक है, फिर आपको यहाँ से कंटिन्यू कर देना है, अपना नाम भरना है, फोन नंबर भरना है, ईमेल भरना है। दोबारा कंटिन्यू करोगे तो यहाँ आ जाएगा आपका पेमेंट का ऑप्शन। जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, वैसे आपको पेमेंट करना है। बैच जो है वो आपका परचेस हो जाएगा। कोड याद रखो Y646। ठीक है, चलिए बताइए, अगर आप किसी का कोई डाउट है हमारे विषय से संबंधित तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। जल्दी से, प्यून का एग्जाम फेब में होगा क्या? अभी प्यून के एग्जाम डेट नहीं आई है, जब एग्जाम डेट आएगी तो आपको बताया जाएगा। ठीक है, अनु आर्या जो 9-10 की क्लास होती है वो होती है रोज सुबह 10 बजे, सॉरी रोज सुबह 11 बजे। शशिकला, आपको बीपीएससी टीआरई की सारी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, आपको सारी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। ठीक है, सभी अलंकार शब्द का अर्थ बता दीजिए। ठीक है, आपको अलंकार का अर्थ बता देंगे। देवेंद्र सिंह, आज मेरा टाइम जो है वो केवल 12 से 2 ही था। आपने शायद अच्छे से चेक नहीं किया, 12 से 2 ही था। ठीक है, चलिए, और कोई एस्टेट का पेपर कब है? अभी उसकी डेट नहीं आई, अभी बिहार एस्टेट की एग्जाम की कोई डेट नहीं आई है। ठीक है, टोटल जो सीट्स की बात करें वो है आपकी 87,000 से ऊपर आपकी सीट्स हैं टोटल। क्लियर? और कोई विषय से संबंधित? अनु, 11 बजे मेरी क्लास होती है 9-10 के लिए।
सिविल कोड की क्लास दोपहर 2 बजे होती है। डीएलएड का एग्जाम कब होगा? डीएलएड का एग्जाम होने वाला है शायद अभी कभी। दिव्या, विकास सिंह, पदबंध और छंद के क्वेश्चंस, ठीक है दिव्या, ठीक है। शिवानी, ओके, बता देंगे। एस्टेट का पेपर अप्रैल में होने की संभावना है, क्योंकि अगस्त में आपका 4.0 होने वाला है, तो उसके पहले एस्टेट लिया जाएगा, ठीक है। कृति तिवारी, जनरल महिला को एस्टेट में कितना सीट्स लिया? जनरल महिला एस्टेट की बात करें तो 75 से ऊपर मार्क्स आने चाहिए आपके, ठीक है। रोजाना क्लास चलती है सुबह 11 बजे, दोपहर 2 बजे। कल बस अवकाश है क्योंकि कल संडे है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को हमने यहीं तक रखा है। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। मिलेंगे हम हमारी अगली कक्षा में सोमवार सुबह 11 बजे। तब तक के लिए ध्यान रखिए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।